कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जी हाँ बच्चों, आज फिर से आपकी क्लास होने वाली है, एक म्यूजिकल क्लास। बहुत ही आनंददायक क्लास होने वाली है, क्योंकि आज तो हम गाने के अलावा सारे गामा पाधा निशा भी पढ़ेंगे। तो मैंने बताया कहाँ हूँ, कहाँ हूँ, कहाँ, यही आज हम पढ़ेंगे। हर तत्व बताएगा क्यों वो उस सरहद के उस ओर है, क्यों वो सरहद के इस ओर है। यही होने वाला है आज आपके क्लास में। कौन सा तत्व कहाँ है, कैसे है और क्यों है, यही आज की हम क्लास में सीखेंगे। मैं फिर से केमिस्ट्री की क्लास आपके लाया हूँ सक्सेस फंडा चैनल पर, और चैप्टर 5 पर हम पहुंच गए हैं, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो आपकी बुक्स में पहला जो नियम दिया हुआ है वो किसने दिया था। सबसे पहला नियम डावे राइनर त्रिका त्रिक मॉडल। त्रिक मॉडल, त्रिक सिद्धांत क्या था उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आसान है, अगर आप मेरे साथ समझेंगे क्यों है, कहाँ है, कैसे है, ये बिल्कुल आप जान जाएंगे। क्यों वो सरहद के इस पार है, क्यों वो सरहद के इस पार है, यही हमारा वर्गीकरण होता है। तो समझते हैं पहला मॉडल डावे राइनर का। डावे राइनर ने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट के बाद उन्हें पता लगा 3 तत्व कौन से उन्होंने लिए, एबीसी लिए। तो उन्होंने ये देखा जो 3 क्रम में उन्होंने तत्व लिए हैं एबीसी, ए और सी का जो औसत द्रव्यमान है, जो औसत द्रव्यमान भार है, वो बीच वाले मध्य वाले के द्रव्यमान के बराबर है। इस तरह से उनका मॉडल था। तो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। लिथियम का 6.9, तीसरे का 39 जो एक ही क्रम में है, के पोटेशियम का, दोनों का औसत हमने निकाला 22.95, जो बहुत ही नजदीक है किसके, सोडियम के, यानी कि मध्य वाले के। यह मॉडल था डावे राइनर का त्रिक मॉडल। त्रिक का मतलब यानी 3 तत्वों को लिया उन्होंने, और पहला और दूसरे का जो औसत द्रव्यमान भार है वो मध्य वाले के औसत द्रव्यमान भार के बराबर उन्होंने देखा। इसी तरह से उन्होंने अपने जो वर्गीकरण किया त्रिक मॉडल पे किया। लेकिन त्रिक मॉडल आज के ज्यादा सेटिस्फाई नहीं कर पाता और इतना नहीं चला। दूसरे मॉडल पर चलते हैं जल्दी से। न्यूलैंड का अष्टक नियम, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत अधिक पूछा जाता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम, इस पर वेरी इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए भी। दूसरे वैज्ञानिक हमारे न्यूलैंड हुए। न्यूलैंड ने क्या दिया, हाइड्रोजन से लेकर थोरियम तक के जो तत्व हैं उनका उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये पाया कि जो हर 8वां तत्व रिपीट होने के बाद एक क्रम में परमाणु द्रव्यमान भार जो था उसके क्रम में जब रिपीट होने के बाद पाया उन्होंने कि 8वां जो आपका तत्व है उसके गुणधर्म समान हैं। देखिए मैं कैसे, 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से क्रम में चले। कहां तक चले, 56 तक चले। कहां तक चले, 56 तक चले। तो उन्होंने पाया जब पहला वाला था उसके गुणधर्म किससे मिले, 8वें वाले से। किससे मिले, 8वें नंबर पे जो आया इन दोनों के गुणधर्म। 8वें के बाद आपका चला 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। जब 16 पे पहुंचे तो देखा 8वें का फिर 16 के साथ। इस तरह से 8-8 के क्रम पर दूसरे वाले में चाहते हैं। 2 के बाद जिसका 2 था उसका मैच हुआ 9 से। 8वें नंबर का जो था 3 वाले के मैच हुए 10 से। 4 वाले के मैच हुए आपके 11 वाले से। इस तरह से जो 8वें नंबर पे जो तत्व आया उसका क्या थे गुणधर्म समान, उन्हें पहचाने। ठीक है, तो अब क्या कारण रहा कि इसे अष्टक नियम कहते हैं। एक कारण तो ये रहा इंपॉर्टेंट, इसकी तुलना करी गई जो हमारा क्या है, सा रे गा मा पा धा नी। उन्होंने अपने मॉडल की तुलना किससे करी, सारे गामा, जो संगीत के 7 स्वर है। आपने देखा होगा संगीत के 7 स्वर जो होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी, फिर सा। 8वें नंबर पे क्या हुआ, फिर से सा रिपीट हुआ। 8वें नंबर पे सा रिपीट हुआ। तो जैसे ही 8वें नंबर आया फिर से गुणधर्म रिपीट हुए। यहां पर भी देखेंगे आप, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा आ गया। सा से फिर भी पढ़ा सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा फिर रिपीट होता है 8वें नंबर पे। यहां पर भी उन्होंने देखा 8वें नंबर पर
तत्वों के गुणधर्म रिपीट हो रहे थे, वापस पुनः एक से हो रहे थे, एक समान हो रहे थे, इसलिए इसे संगीत के अष्टक से तुलना की गई और इसे अष्टक नियम कहते हैं। इंपोर्टेंट है, याद रखेगा, इस साल के लिए भी इंपोर्टेंट है। मैंने बीच बीच में आपको क्वेश्चन बताए हैं कि जो इस साल के लिए इंपोर्टेंट है, तो आप उस पर विशेष ध्यान रखिएगा। जो डिस्क्रिप्टिव नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस पिंडा पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर शॉर्ट नोट्स हैं, केवल आपको समझाने के पर्पज से बनाए गए हैं। तो अगर आपको और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव चाहिए तो टेलीग्राम पे सक्सेस पिंडा चैनल पर पहुंच जाइए। आप यहाँ पर इतनी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा रिपीट हुआ। तो देखिएगा इसी तरह से अगर एच के गुण देखें, उसके बाद आरोही क्रम में हम बढ़े, असेंडिंग ऑर्डर में हम बढ़े, इसी क्रम में आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में हम बढ़ते गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फिर से ऑक्सीजन के बाद जैसे ही 8वां आया, किससे, हाइड्रोजन के बाद 8वां जब आया तो क्या आया, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के जो गुणधर्म थे वो हाइड्रोजन से मैच हुए। इसी तरह से फिर 8 नंबर बाद फिर क्लोरीन से मैच हुए, ये उन्होंने पहला ग्रुप बना दिया। ठीक है, चलते हैं लिथियम। लिथियम के 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पर आया सोडियम। और सोडियम के गुणधर्म किससे मैच हुए, लिथियम से मैच हुए। इसके बाद फिर 8 नंबर पोटेशियम से मैच हुए, तो ये उन्होंने एक ग्रुप में रखे। ठीक है, इस तरह से बेरियम के किससे मैच हुए, मैग्नीशियम से मैच हुए, जो 8 नंबर बाद आया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर बाद आया। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि 8वें नंबर पे जो आ रहे हैं उनके गुणधर्म क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। अष्टक नियम में, ड्यूलैंड के अष्टक नियम में समस्याएं कहाँ आई, ये फॉलो तो कर रहा था, सही नियम था, गुणधर्म समान होते हैं। समस्या थोड़ी सी आई, जो थोड़े से भारी तत्व थे उनके लिए नियम फॉलो नहीं हो पाया। इसलिए जैसे जैसे हम देखते हैं कि जहां भी कहीं नियम में समस्या आती है या कुछ फॉलो नहीं कर पाता है, तो उसके लिए नए नियम आते हैं, नियमों में संशोधन होता है। ये हमेशा होता रहता है, ये प्रकृति का नियम है। जहां भी खराब नियम होते हैं संशोधन किए जाते हैं। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो अगले जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, वो है मेंडलीफ। मेंडलीफ का जो वर्गीकरण है मेंडलीफ का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और चलता है अभी, क्योंकि बहुत अच्छे से किया था मेंडलीफ ने। लेकिन मेंडलीफ का जब समय पे जब मेंडलीफ ने वर्गीकरण किया था तत्वों का, तो उस समय 63 तत्व मौजूद थे। ठीक है, लेकिन इसमें जो इसका बेस था, एक ही जो याद रखना, जो पीछे मैंने 2 बताए हैं उनमें भी बेस क्या था, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान, जो इनके गुणधर्म इन्होंने देखे, तत्वों के जो गुणधर्म देखे थे वो किसके अकॉर्डिंग देखे थे, परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग देखे थे। और मेंडलीफ ने क्या किया था, मेंडलीफ ने 8 वर्ग बना दिए थे, 8 वर्गों के अकॉर्डिंग बांट दिया था उनको, और 6 जो थे उस समय आवर्त बनाए थे। ठीक है, बहुत अच्छी मेंडलीफ ने वर्गीकरण किया था, काफी एक्सपेरिमेंट के बाद ये वर्गीकरण आया था और अच्छा वर्गीकरण आया था। और जो कुछ स्थान उन्होंने छोड़ दिए थे नए तत्वों के लिए, वो भी उसके बाद नए नए तत्व आते रहे और वहां पर उन्हें सेटिस्फाई किया। लेकिन क्या कारण था कि मेंडलीफ का वर्गीकरण आया, क्यों, क्योंकि उससे पहले ग्रीक मॉडल फेल हो चुका, अष्टक मॉडल फेल हो चुका कहीं ना कहीं पे। लेकिन अब फिर इसके बाद भी कोई मॉडल आया, क्यों आया, क्योंकि मेंडलीफ के मॉडल में भी कुछ ना कुछ कमियां होंगी। जब भी कोई कमियां होंगी तो उनमें सुधार किए जाएंगे और आगे नए तरह से नियम आते रहेंगे। देखते हैं क्या इसमें थोड़ी सी कमियां थी। कमियां क्या थी, क्यों फेल हुआ, हाइड्रोजन और समस्थानिकों को एक विशेष निश्चित स्थान नहीं दे पाया। हाइड्रोजन और समस्थानिकों को निश्चित स्थान मेंडलीफ की आवर्त सारणी नहीं दे पाई थी। देखिए एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको, निश्चित स्थान नहीं दे पाया, हाइड्रोजन और समस्थानिकों को निश्चित स्थान मेंडलीफ की आवर्त सारणी नहीं दे पाई थी। देखिए एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको, एग्जाम्पल से देख लेते हैं क्या इसमें समस्या आई। आरोही क्रम में थी, अभी तक जितना भी हम चल रहे हैं तीनों मॉडल आरोही क्रम में ही थे, नीचे से आगे की ओर बढ़ते हुए द्रव्यमान के क्रम में। समस्या कहाँ आई, समस्या यहाँ आई कि कोबाल्ट 58.9 58.7 कोबाल्ट का स्थान पहले मिला गुणधर्म के कारण, और 58.7
जो निकिल का है द्रव्यमान वो बाद में, क्यों, इसके गुणधर्म जिससे मैच हुए उधर मिला स्थान निकिल को, उसके बाद में मिला। तो यहाँ पे थोड़ी समस्या आ गई कि जो हमारा आरोही क्रम था वो डिस्टर्बेंस हो गया। 3-4 समस्याएं इस तरह की, इसलिए सुधार की आवश्यकता थी। फिर हमारे साइंटिस्ट आए हेनरी मोजले, जो इस समय की आपकी आवर्त सारणी है वो किसकी है, हेनरी मोजले की। चलना सबसे सुधार होता है, ठीक है, वो भी ऐसा नहीं है कि सबको भगा दिया, कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म हो जाता है। जब भी कोई नियम आता है संशोधित होकर आता है तो पुराना नियम का वेश तो रहता ही है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो तत्वों के गुणधर्म है वो परमाणु द्रव्यमान पर केंद्रित न होकर, परमाणु द्रव्यमान पे फलित न होकर किससे ज्यादा रिलेट करते हैं, परमाणु क्रमांक के। किसके ज्यादा रिलेट करते हैं, परमाणु क्रमांक के। इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया हमें परमाणु क्रमांक से। परमाणु क्रमांक जो आधुनिक सारणी है वो परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग है। मेंडलीफ वाली किसके अकॉर्डिंग थी, परमाणु द्रव्यमान के। अष्टक मॉडल परमाणु द्रव्यमान के, त्रिक मॉडल वो भी परमाणु द्रव्यमान के। लेकिन जब हेनरी मोजले है उन्होंने जो समस्याएं देखी, जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही थी, उन्होंने देखा कि परमाणु द्रव्यमान से थोड़ी बहुत समस्याएं जो आ रही हैं उसको दूर करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, परमाणु क्रमांक, जिसे डिनोट करते हैं जेड से। क्या आया, परमाणु क्रमांक। अब आधुनिक समय में जो आवर्त सारणी है उसमें कितने वर्ग है, 8 तो पहले थे, 8 वर्ग भी हैं, लेकिन और डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा 10 वर्ग हो रहा है उसमें। टोटल 18 वर्ग हैं, लेकिन वो बी करके हैं, थर्ड बी, फोर्थ बी, इस तरह से है, तो इतनी चिंता की विषय नहीं है। 18 टोटल है, 18, और आवर्त कितने हैं, 7, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं, पीरियड, इसे बोलते हैं हम ग्रुप। ठीक है, दो ही चीज आपको मोस्टली पढ़नी होंगी जब वर्गीकरण चलेगा, देखेंगे किस तरह से होंगी, ये भी मैं बना के दिखा देता हूं आपको एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे 7। आप समझ लीजिएगा वर्ग क्या होंगे। इधर से नीचे की ओर जो कॉलम होंगे ऊर्ध्वाधर, ये जो कॉलम है आपका ऊर्ध्वाधर जो कॉलम है, ये क्या है आपका, वर्ग है। क्या है, वर्ग है। ऊर्ध्वाधर कॉलम क्या है, वर्ग है। इस तरह से अगर हम चलेंगे इस ओर तो ये क्या है आपका, आवर्त है, पीरियड है। क्या है, पीरियड, और इधर क्या है आपकी, ग्रुप। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। तो अब हम और आगे चलते हैं, देखते हैं इसके और गुणधर्म और पीरियड में किस तरह से चलते हैं तत्व। ठीक है।